काम रूप की धूल द्वारिका की प्यारी पावन ममता, बंग देश की भक्ति भावना, महाराष्ट्र की तन्मयता, शौर्य पंचनद विजयी विश्व में, राजस्थानी प्रबल क्षमता, केंद्रित कर निज प्रखर तेज को, फिर भारत बलवान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, बिंदु बिंदु जल मिलकर बनती, प्रलयंकर जल की धारा, कण कण भूरज मिलकर करती, अंधकार में जग सारा, कोटि कोटि हम उठे उठाए, भारतीयता का नारा, बड़े विश्व के बढ़ते कदमों ने फिर हमको ललकारा, भारत माता के पुत्रों का फिर से यह आह्वान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम 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 मातरम, भारत माता की, भारत माता की। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के गढ़वा की इस वर्चुअल रैली में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आप सब हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस रैली में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, आप मंच पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करने के लिए मैं आवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव
माननीय तीरथ सिंह जी से कि आप दीप ज्वलित कर विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 माननीय जेपी माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मातरम 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 भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड संगठन के प्रदेश प्रभारी श्रीमान श्याम जाजू जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी दिल्ली के मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और श्याम जाजू जी से निवेदन करता हूं और डॉक्टर पोखरियाल जी से निवेदन करता हूं कि आप आज की इस रैली के मुख्य वक्ता का सम्मान करने की कृपा करें। माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद 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 माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद 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 माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान अनिल गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत जी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी से कि आप मंच पर आएं और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं अंग वस्त्र से उनका स्वागत करने की कृपा करें। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राजपुर से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय खजानदार जी से कि आप मंच पर आए और राष्ट्रीय सचिव, पौड़ी लोकसभा से सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। साथियों, मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूरे होने पर
एक वर्ष के अंदर हमारी केंद्र की सरकार ने विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उन्हीं निर्णयों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर के अंदर किया जा रहा है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में यह वर्चुअल रैली उसी क्रम में आयोजित की जा रही है। मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो 1989 में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के उन्होंने अपना सफर प्रारंभ किया और 6 बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा में चुन करके आए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद का कई बार निर्वहन किया। ऐसे ऊर्जावान यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रीमान बंशीधर भगत जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश से यशस्वी सांसद तीरथ सिंह रावत जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कुलदीप जी जो हमारे महामंत्री हैं। दिल्ली के मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही यशस्वी और मुझे कहने में बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज मैं जिनके स्वागत के लिए बोल रहा हूं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनके साथ काम किया है और विधायक के तौर पर भी उनके साथ किया है। आज लंबी यात्रा के बाद प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद आज गृह मंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे, यशस्वी नेतृत्व कर रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के प्रभारी, दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मैं आप सभी का इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। मित्रों, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। लाखों तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसी आग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीने में लगी है, वो आग जो देशभक्ति की आग है। 6 साल का कार्यकाल उनका बीता है। पिछले 5 साल हमने देखा कि देश विश्व के सामने खड़ा हो गया। ये दबा कुचला देश जिसको लोग कहते थे जहां जाता है कटोरा लेके जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार उठा था जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके विश्व के नक्शे में परमाणु शक्ति वाले राष्ट्रों में भारत का नाम लिख दिया था। उसके बाद फिर 10 साल हम दबे कुचले देशों में आ गए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ हम खड़े हुए और आज दूसरी पारी का 1 वर्ष, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मुख्य अतिथि जी हमारे उसी पर चर्चा करने के लिए आज आए हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि विश्व का कोई इतिहासकार अगर राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति शब्द मैंने इसलिए लगाया कि विरोधियों का काम तो विरोध करने का है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी को गैरसैंण बनाया। पूरे प्रदेश के अंदर खुशी की लहर है।
लेकिन अब वो लोग कहते हैं हम बनाएंगे स्थायी राजधानी, जो 10 साल तक इस देश में राज कर गए। कभी सोचा भी नहीं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई जा सकती है। आज त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई तो इन लोगों के पेट में मरोड़ हो गई। इसलिए कह रहे हैं अब हम स्थायी राजधानी। मैं कहना चाहता हूं ये वोटों के लिए तुष्टिकरण की बात है, केवल तुष्टिकरण की बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत विश्व का कोई इतिहासकार अगर नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखेगा तो विश्व के पन्नों में भारत का ये एक वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इसके लिए भाई नरेंद्र मोदी जी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश की करोड़ों करोड़ जनता के ओर से बधाई देना चाहता हूं। अपने राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है, मुख्यमंत्री के लिए भी किया और प्रदेश अध्यक्ष का भी किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी किया और गृह मंत्री के रूप में भी 2-2 बार इस देश का नेतृत्व करके अपना लोहा मनवाया है। मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपके यशस्वी नेतृत्व से एक देश विश्व की नज़र में खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। साथियों, वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे विश्व के लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस दूरदृष्टि से इस वैश्विक महामारी का सामना किया है, 2.25 लाख लोगों को जो उत्तराखंड में वापिस आए हैं उनके समायोजन की जो योजना बनाई है और केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जो एक रोड मैप तैयार किया है, ऐसे लोकप्रिय नेता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर आएँ और इस रैली में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद कुलदीप जी। आज की इस वर्चुअल रैली के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी, दिल्ली में हमारे राज्य के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी, सेंटर में हमारे मिनिस्टर मानव संसाधन विकास आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे सांसदगण श्री तीरथ सिंह जी, श्री अजय भट्ट जी, अनिल जी सामने दिख रहे हैं और सभी हमारे मेरे सम्मुख उपस्थित पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, मैं आज की इस वर्चुअल रैली में माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस महामारी के दौर में जब देश और दुनिया एक अजीब संकट से गुजर रही है, उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। 1 साल दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, और इस कालखंड में 1 साल में जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे संसद के सत्र को लेकर के लीजिए, कैबिनेट के निर्णयों को लेकर देखिए, या देश की आज़ादी के बाद जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे, चाहे राम जन्मभूमि का मसला रहा होगा, चाहे धारा 370 का मसला होगा या कॉमन सिविल कोड का मसला होगा, वो निर्णय, ऐसे अनेक बड़े बड़े निर्णय इस 1 साल में उन्होंने लिए हैं। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद उनको मिला है, वो मिलता रहेगा, ऐसी में मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। आज जब देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर रहा है, ऐसे में
लॉकडाउन का निर्णय होगा, लॉकडाउन 2-3 का निर्णय होगा, वो निर्णय बहुत ही साहसिक निर्णय थे, बोल्ड डिसीजन थे, जिनको लेना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, राष्ट्र के मुखिया को लेने के लिए 50 बार सोचना पड़ा और दुनिया के बड़े बड़े देश उस निर्णय को नहीं ले पाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों की जान बचाई है फर्स्ट लॉकडाउन को लेकर के। एक ऐसा मौका था जब दुनिया ने उनसे सीखा है, तमाम दुनिया में उनकी तारीफ हुई है और दुनिया ने उनका अनुसरण किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी शिद्दत के साथ उस पर काम कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। आज इस कोविड-19 के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इससे विजयी होगा। भारतवासी जिस तरह से इसमें सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कोविड महामारी भी यहाँ से हारेगी। और हम तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि भारत वो देश है जिसने संजीवनी दी है दुनिया को, जिसने पुनर्जीवन दिया है। वो संजीवनी इस भारत के पास है, वो संजीवनी फिर एक बार दुनिया को जीवन देने का काम करेगी। वो भारत उस काम को करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के, राज्य सरकार के भी 3 साल से अधिक हो गए हैं और इन 3 सालों में हमने अपने घोषणा पत्र, जो हमारा विजन 2017 है, 2017 है, उस घोषणा पत्र में अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि हमने उस घोषणा पत्र में जो वायदे प्रदेश की जनता से किए, आज 85% वायदे हमने पूरे कर लिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के मित्रों से, जो तमाम तरह की उंगलियां उठाने का काम करते हैं, जिनका केवल और केवल विरोध करना जिनका काम है, उसी को अपना दायित्व समझते हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए। उनको भी 5 साल सरकार बनाने का मौका मिला, उससे पहले 5 साल सरकार बनाने का मौका मिला। उनकी घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो उन्होंने प्रदेश की जनता से वायदा किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 20% भी पूरे नहीं किए हैं। हमने आज जब 3.5 साल हुए हैं, हमने 85% घोषणाएं, और जितनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो हमने घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे गैर ऋण का मसला होगा या किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का मसला होगा, हमने आज जो घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे पलायन पर बातें बहुत बातें हुई, लेकिन पलायन पर जो काम होना चाहिए था उसको लेकर के कोई काम किसी ने नहीं किया। अगर वो काम किया है तो आपकी 3.5 साल की सरकार ने किया है। मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन वायदों के साथ आपके बीच में आई, हमने कहा हम भ्रष्टाचार पर हमारी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। 3.5 साल में किसी को भी मौका नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई उंगली उठा सके। ये 3.5 साल हो गए। लोग कहते थे कि लोकायुक्त, मैंने कहा लोकायुक्त कोई बात नहीं, लोकायुक्त गठन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम होना ही नहीं चाहिए। लोकायुक्त की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। आज हमने वो वायदा प्रदेश की जनता के साथ पूरा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकायुक्त के विरोधी हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन हमने प्रदेश की जनता को ये बताया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भी सरकार चलाई जा सकती है। वो इन 3-3.5 सालों में हमने पूरा किया है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज जब इस महामारी के दौर से राज्य गुजर रहा है, तो हमने अपने प्रवासी भाई बहनों को लाने का काम किया। इसको लेकर के तमाम तरह की लोगों की चिंताएं थी, तमाम तरह के सुझाव हमारे पास आए, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हमारा एक भाई बहन जो उत्तराखंड वापस आना चाहता है, उसको वापस लाने का काम ये आपकी सरकार करेगी, आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा। हम एक उत्तराखंड वासी को वापस अपने राज्य में लाने का काम करेंगे और हमने आज व्यवस्थाएं की हैं। आज हमारे कोविड केयर सेंटर में 17,000 हमारे पास बेड्स आज उपलब्ध हैं। आज हमारे राज्य में हमने 5-6 गुना तक वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई है। इन 4 महीनों में हमने आईसीयू, हर जिले में आईसीयू का गठन किया है। हमने 400 डॉक्टर इन 4 महीनों में भर्ती किए हैं। अभी भी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हम एक उत्तराखंड वासी की सुरक्षा के लिए,
उसको जो मेडिकल एड चाहिए, उसके लिए आज ये राज्य तैयार है। मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके पास पैसा है? मैंने कहा मेरे पास कोविड के लिए लड़ने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। पत्रकार मुझे पूछते कि मुख्यमंत्री, अन्य मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त पैसा है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है कोविड से लड़ने के लिए। अभी तो हम 1/10वां भी खर्च नहीं कर पाए। पर्याप्त पैसा है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप सतर्कता बरतिए, जो सामाजिक दूरी, जो डिस्टेंस आपस में हमको बना के रखना चाहिए, उसका आप पालन करिए। आप साफ सफाई, हाथ बार बार धोते रहिए, चेहरे को बार बार धोते रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। ये मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मौतें हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। कुछ अन्य रोगों के कारण भी हो रहे हैं, कुछ कोविड के कारण भी हुई है। लेकिन एक दिक्कत जो सामने आ रही है, लोग अंतिम संस्कार के लिए कई जगह पर विवाद खड़े हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विवाद की जरूरत नहीं है। जो भी मृतक होता है उस पर उसको पहले संक्रमण रहित किया जाता है। जिस बैग में उस बॉडी को रखा जाता है वो भी संक्रमण रहित की जाती है। और उसके बावजूद भी संक्रमण का कोई भय न रहे, उस बॉडी को अंतिम संस्कार करने का काम ये प्रशिक्षित लोगों के द्वारा किया जाता है, उनके परिवारों को नहीं सौंपा जाता। इसी वजह से कि फिर भी अगर कोई किसी के मन में कोई आशंका, कोई भय है तो वो भय न रहे। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हम कार्यकर्ता अग्रदूत बने। कार्यकर्ताओं ने जो भूमिका निभाई है इस कोविड-19 से लड़ने में, चाहे रक्त की जरूरत पड़ी, रक्त देने का काम हमारे नौजवानों ने किया, खाना खिलाने का काम हमारे नौजवानों ने किया, अगर कहीं पर रात्रि विश्राम के लिए भवनों की जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता है। जैसी आपकी भावना है उसी भावनाओं के से वो भी जुड़ा हुआ है, ओतप्रोत है। आप विश्वास करिए, हम इस कोविड से लड़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, इसको पीछे छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार फिर माननीय राजनाथ सिंह जी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस वर्चुअल रैली में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेता अपने अपने स्थानों से जुड़े हैं। उनमें मुख्यतः श्रीमान अनिल बुलनी जी सांसद, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, श्रीमान अजय टमटा जी सांसद नैनीताल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी सांसद टिहरी दिल्ली से, श्रीमान अजय टमटा जी पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार सांसद अल्मोड़ा से, सभी विधायकगण अपने अपनी विधानसभाओं में इस वर्चुअल रैली को एक इवेंट के रूप में देख रहे हैं। हमारे मेयर देहरादून आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी और प्रदेश के पदाधिकारी संगठन मंत्री श्रीमान अजय जी इस मुख्यालय में सीधे सीधे इस वर्चुअल रैली को देख रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड के प्रभारी श्रीमान श्याम जाजू जी से कि आप आएँ और इस रैली को संबोधित करें और इस रैली के मुख्य वक्ता माननीय राजनाथ सिंह जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करने की कृपा करें। श्रीमान श्याम जाजू जी। देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड से जिनका विशेष लगाव है, ऐसे हमारे नेता माननीय राजनाथ जी, यहीं मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, देहरादून से इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, अलग अलग जगहों पर इस रैली को सुन रहे हमारे सांसदगण, 57 विधायक 57 जगह पर सुन रहे हैं। और राजनाथ जी के विशेष रूप से मैं ध्यान में लाना चाहता हूं
ये रैली केवल गढ़वाल की रैली नहीं रही है। आपका जिस प्रकार का संबंध पूरे उत्तराखंड से है, पूरा उत्तराखंड आज आपको सुन रहा है। भाई और बहनों, कोरोना के संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं। आता है याद मुझे बीता हुआ जमाना, कार्यक्रमों में जाना और हंसना खिलखिलाना। आज मीटिंगों के खातिर जाते थे बहुत जगह घूम के, आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं स्काइप और जूम पे। यह भारतीय जनता पार्टी है। लोगों से बात करना, लोगों से संवाद करना, अपना हिसाब देना, अपना लेखा जोखा देना और लोगों की बात सुनना, यह लोकतंत्र का आत्मा है। आज के इस संक्रमण काल में भी लोगों को राहत देने का काम, रास्ते पर आकर उनको मदद करने का काम, यह सब काम करते हुए भी अभी के वर्तमान सभी संकेतों का ध्यान रखते हुए मुंह पर मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पूरे देश में वर्चुअल रैली का आयोजन हमने किया है। एक साल में कितना काम हुआ है, उत्तराखंड में क्या क्या काम हमने किया है, हम सब लोग जानते हैं। वो जनता तक पहुंचाने का ये काम है। उसके साथ साथ घर घर जाकर जो हम पत्रक दे रहे हैं, उसमें कोरोना से बाहर निकलने के सब रास्ते भी हमने उनको बताए। हमारा उत्तराखंड राज्य एकमात्र राज्य है जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना केवल कुछ लोगों तक सीमित ना कर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को इसका लाभ देने वाला कोई प्रदेश होगा तो वो उत्तराखंड प्रदेश है। यह पूरा देश जानता है। इस बार भी पूरे देश से जो लोग अपने प्रदेश में गए, उनको क्वारंटाइन कर वो जब ठीक होकर अपने घर जा रहे तो जाते समय उनको राशन का किट देने का काम भी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। बहुत अच्छी तरह से प्रशासनिक काम होने के बाद उत्तराखंड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में है। हम सब जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के भी कितनी अटैचमेंट है उत्तराखंड से। वो एकमात्र प्रधानमंत्री है जो केदारनाथ के कपाट खोलने के 3 कार्यक्रमों में वो खुद वहां पर हाजिर हुए हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति बद्रीनाथ के कपाट खोलने के लिए गए हैं। पूरे देश में एक मैसेज दिया है, केदारनाथ की आपदा से उत्तराखंड बाहर आ गया है और आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है। उत्तराखंड की इकोनॉमी सुधर रही है और इस बार भी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का पैकेज देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उन्होंने गंगा किनारे 500 एकड़ में हर्बल खेती, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उसमें पैसों का प्रावधान किया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के लिए 12,000 करोड़ रुपए देना, रेल के माध्यम से जोशीमठ तक रेल पहुंचाना, उसके लिए 16,000 करोड़ रुपए देना, यह इस सरकार की देन है। ज्यादा समय ना लेते हुए देश के रक्षा मंत्री को हमें सुनना है और यही मैसेज पूरे उत्तराखंड के घर घर में हमें देना है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय राजनाथ जी को मैं विनती करता हूं पूरी उत्तराखंड की जनता को वो मार्गदर्शन करें। हम उनको सुनने के लिए आतुर हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र श्री बंशीधर जी भगत और उत्तराखंड राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जी जाजू और भारत सरकार में मानव संसाधन के मंत्री के रूप में बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हमारे श्रीमान रमेश जी पोखरियाल निशंक, सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद जो दिख रहे हैं सामने, ऐसे मीडिया के
भारतीय जनता पार्टी की मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी और श्री अजय कुमार जी संगठन महामंत्री, श्री राजू भंडारी प्रदेश महामंत्री, श्री कुलदीप कुमार प्रदेश महामंत्री, और इस वर्चुअल रैली में मौजूद मेरे सभी उत्तराखंड के कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद आप सबसे मेरा मिलना हो रहा है। विडंबना यह है कि प्रत्यक्ष मिलना होना चाहिए था, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के संकट के कारण हम लोगों का वर्चुअल रैली के माध्यम से यहां पर मिलना हो रहा है। कुछ भी बोलने के पहले मैं जानता हूं उत्तराखंड यह वीर भूमि है और देवभूमि है। उत्तराखंड की इस देवभूमि वीर भूमि में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जब मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे अच्छी तरह यह बात याद आती है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का मैं निर्वाह कर रहा था, और जब स्वर्गीय नित्यानंद जी स्वामी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उस कार्यक्रम में स्वयं संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं वहां पर उपस्थित था। और जिन कार्यकर्ताओं को अपने आंखों के सामने यहां पर देख रहा हूं, मंच के अतिरिक्त भी मैं 2-4 कार्यकर्ताओं को पहचान रहा हूं जिनके साथ लंबे समय तक संगठन का काम करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड क्षेत्र का कोई भी भाग ऐसा शेष नहीं बचा है जहां पर कि मेरा जाना कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अथवा युवा मोर्चे में काम करते हुए न जाना हुआ हो, ऐसा एक भी क्षेत्र उत्तराखंड में संभवतः बचा नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे कई मुख्यमंत्री हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नित्यानंद जी स्वामी तो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे ही। हमारे जनरल भुवन चंद जी खंडूरी, भगत सिंह जी कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन लोगों ने बखूबी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उत्तराखंड में किया है। आज ऐसे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की यह परंपरा है, चाहे हम प्रदेश की सरकार चला रहे हों, आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हो, जब हम लोग अपना 1 वर्ष पूरा करते हैं तो हमने क्या किया 1 वर्षों के अंदर, यह रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता के साथ हम संवाद स्थापित करते हैं। जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है, मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों का समय गुजरा है। 5 वर्षों तक लगातार प्रतिवर्ष जनता के बीच जाकर हमने जनता को यह बतलाया कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल रहा है, जो 2019 से प्रारंभ हो रहा है, हुआ है 1 वर्ष पूरे हुए हैं, और 1 वर्ष के अंदर हमने क्या क्या किया है और साथ ही पिछले 5 वर्षों में हमने क्या किया है, समेकित रूप से इन सब सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके साथ हम सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 6 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने काफी प्रगति की है। हमारा देश काफी आगे गया है। इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की प्रतिष्ठा जो है तेजी के साथ बढ़ी है। जो हमारा भारत 2013 में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में
दुनिया में 9वें स्थान पर था। 5 वर्षों के अंदर ही मोदी जी ने इस भारत को, जो 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, उसको लाकर 5वें स्थान पर खड़ा करने में यह कामयाबी हासिल की है। हम लोगों का लक्ष्य तो यह है कि हम भारत को अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में केवल हम 5वें स्थान पर ही नहीं रखना चाहते, बल्कि हम भारत को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं। यह है हम लोगों का लक्ष्य। हमारा देश जब आगे बढ़ रहा था, इसी समय भारत ही नहीं, सारे विश्व के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हुआ, बड़ी चुनौती कोविड-19 की। कोविड-19 की जो ये चुनौती पैदा हुई है, बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश इसे अछूता नहीं है। लेकिन इस संकट की घड़ी में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, दूसरे समाचार की एजेंसियों के माध्यम से देखा होगा, विश्व के बहुत सारे विकसित देश इस कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ इस कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। प्रारंभ में जब यह कोविड-19 प्रारंभ हुआ था, हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट होते थे, डॉक्टर्स की शिकायत रहती थी, पीपीई चाहिए, लेकिन पीपीई हम लोगों के पास नहीं है, वेंटिलेटर्स की शिकायत होती थी। लेकिन भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल पीपीई बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी पीपीई अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह कामयाबी हमारी सरकार ने हासिल की है। और इस संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं उन सब आपके द्वारा उठाए गए कदमों की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं, कोविड केयर सेंटर भराड़ीसैंण में जो स्थापित हुआ है, मुझे मालूम है कि सेंटर की ही एक टीम वहां पर गई थी और उस सेंटर की टीम ने उस सेंटर की भी अपने तरफ से बहुत ही प्रशंसा की है, इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में और हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आजकल मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की स्थिति पहले से काफी इंप्रूव कर चुकी है, काफी उसमें तेजी के साथ सुधार हुआ है। अब मैं उन सब सारे कामों की चर्चा यदि बहुत विस्तार में जाकर करूंगा तो उसका कोई खास औचित्य नहीं है। लेकिन किसानों के कल्याण के लिए भी उत्तराखंड की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नया एक मॉडल एक्ट जो बनाया गया है, उसको भी उत्तराखंड राज्य के लोग एक बहुत ही उम्मीद के तौर पर उसे देख रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कीमतों से जुड़ी जोखिम को यह संभालने में यह मॉडल एक्ट काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। किसानों के लिए जो बीज उपलब्ध होता था, पहले उस पर जितनी सब्सिडी मिलती थी, मुझे जो बतलाया गया है कि 50% की सब्सिडी मिलती थी, अब उस 50% सब्सिडी को बढ़ाकर वो 75% करने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। एक प्रमुख योजना जिसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, गौरा देवी कन्या धन योजना। गौरा देवी कन्या धन योजना ये बहुत ही एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है
कि जिस परिवार में बेटी पैदा होती है उस परिवार को 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और जब वह लड़की कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेती है शादी के समय उस धनराशि को खर्च किया जा सकता है। सीमावर्ती इलाकों में उत्तराखंड में यह शिकायत थी कि वहां से पलायन तेजी के साथ हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। उसके लिए भी उसे रोकने के लिए कई प्रभावी कदम त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने उठाए हैं। और मुझे जो बतलाया गया है कि 6.5 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, और प्रवासी मजदूरों के लिए जिस तत्परता के साथ उत्तराखंड सरकार ने काम किया है उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और मुझे याद है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी, एक बार गृह मंत्री रहते हुए मैं गया था तो उन्होंने मुझसे चर्चा की। उन्होंने कहा, बल्कि यहां पर मुझे ज्ञापन भी दिया था कि साहब आईटीबीपी और एसएसबी के जहां हॉस्पिटल्स चलते हैं उसमें जो उत्तराखंड के रहने वाले नागरिक हैं उनको ओपीडी की सुविधा वहां प्राप्त नहीं हो पाती थी। बहनों भाइयों, मुझे याद है कि उस समय तुरंत हमने ओपीडी की सुविधा मुहैया कराई थी। उत्तराखंड में अधिकतम निवेश देशी और विदेशी दोनों हो, इस बात को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन उत्तराखंड सरकार ने किया था, और उस इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मुझे सचमुच इस बात का संतोष है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में 1,20,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर उस समय हस्ताक्षर किए गए थे, और मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ अब इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। एमओयू पर जो भी हस्ताक्षर हुए हैं उन पर अमल हो रहा होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की और तेजी के साथ प्रगति होगी। मेट्रो ट्रेन, मुझे याद है कि जब मेट्रो ट्रेन चलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था तो हम लोग कभी उत्तराखंड में जाते थे तो लोग कहते थे कि साहब उत्तराखंड ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर मेट्रो ट्रेन नहीं चल पाएगी। लेकिन मुझे जो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है कि हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन हम चलाएंगे, और उसकी मंजूरी जो है उत्तराखंड सरकार ने दे दी है। सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत लगता है, लेकिन मैं त्रिवेंद्र सिंह जी रावत आपको और आपकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपने जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है, और मुझे यह भी बतलाया गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में लगभग 150 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम यह उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और अभी बंशीधर जी भगत जो यह चर्चा कर रहे थे राजधानी, मुझे याद है कि उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी जब उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग होती थी तो उस समय कहा जाता था कि साहब इसकी राजधानी देहरादून नहीं होगी, गैरसैंण में होगी। अब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि गैरसैंण में अब यह राजधानी उत्तराखंड की बन गई है, या काम चल रहा है, नहीं बतला सकता, लेकिन मुझे यह बतलाया गया है कि घोषणा हो गई। ये श्याम जाजू जी बतला रहे हैं, उसकी घोषणा हो गई है। और दूसरी चीज, एक अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की है, 40 लाख गोल्डन कार्ड। मुझसे इस कार्यक्रम से जो प्रभावित हुए हैं एक व्यक्ति से हमारी भेंट हुई है। इस अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, बहनों भाइयों, उसकी सराहना हो रही है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, काम बहुत सारे हुए हैं। यदि मैं सारे कामों की यहां पर चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा। उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो, यह हम सबकी इच्छा है, और इसी सोच के आधार पर ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य
और छत्तीसगढ़ राज्य, 3 राज्यों के निर्माण का जो है फैसला उस समय किया था। मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की धरती का जहां तक प्रश्न है, यह परिश्रम और पराक्रम की धरती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि यह देवभूमि है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के सभी पहलुओं की कुछ दिनों पहले उन्होंने समीक्षा की है। यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी यह इको फ्रेंडली हो सके, यह कोशिश की जा रही है। और मैं यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि मानसरोवर जाने वालों के लिए एक सुविधा भारत सरकार ने प्रदान कराई है। पहले मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्री जाते थे तो सिक्किम के नाथुला का रूट लेकर उनको जाना पड़ता था, लंबा समय लगता था। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिपू लेख तक एक लिंक रोड का निर्माण कर दिया है। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि अब इस रोड के बनने के कारण मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता मिल गया है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है। और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली, यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं, भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे, हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मित्रों, जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है,
6 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि इस कार्यकाल में, जब इस बार की सरकार जो बनी है, 1 वर्षों की सरकार हमारी, जो काम किया है, इसकी उपलब्धियों को लेकर तो जनता के बीच जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 5 वर्ष इसके पहले जो हमारी सरकार ने काम किया है, इन कामों को भी लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत सारे बुनियादी काम किए हैं, बुनियादी काम किए हैं। जन सामान्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आजादी के इतने लंबे समय गुजर जाने के बावजूद भारत के अंदर लगभग 18,500 गांव ऐसे थे कि जिन गांवों में बिजली का खंभा तक भी नहीं लगा था, बिजली नहीं पहुंची थी। उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। 18.5 करोड़ लोगों को बिजली नहीं उनके घरों में थी। उनके घरों में, क्षमा कीजिएगा, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। उनके घरों में बिजली भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हर भारतवासी का बैंकों में अकाउंट खोलने का यह ऐतिहासिक काम भी यह हमारी सरकार ने ही 6 वर्षों के अंदर किया है। यदि मैं यह दावा कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं, तो हर मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता आवास की होती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार का यह संकल्प है। 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान तो बन गए हैं, लेकिन हमारी सरकार का यह संकल्प है कि 2022 समाप्त होते होते इस देश में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और 10 करोड़ शौचालय, पहले गरीब व्यक्ति तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके घर में कभी शौचालय बनेगा, लेकिन 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब परिवारों की माताएं बहनें जब भी वो भोजन बनाती थी, लकड़ी जलाती थी, अंगीठी जलाती थी, धुएं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता था। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है। और 8.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय काम किए। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण काम की यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत के। मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी देश के पास एक ऐसी अद्भुत योजना नहीं है जिस आयुष्मान भारत योजना को हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। आयुष्मान भारत, भले ही कोई गरीब झोपड़ी में रहता हो, यदि वह बीमार पड़ जाता है तो बीमारी के कारण वह दम नहीं तोड़ने पाएगा, इलाज के अभाव में वह दम नहीं तोड़ने पाएगा। यदि उसके पास आयुष्मान भारत से संबंधित गोल्डन कार्ड है तो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का वह मुफ्त इलाज करा सकता है। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। किसानों के लिए भी कई ऐसे प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 72,000 करोड़ की हम लोगों ने राशि भेजी है। लघु व सीमांत जो किसान हैं, असंगठित क्षेत्र के छोटे कामगार हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे लोगों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की भी व्यवस्था यदि किसी ने की है, बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने यह पेंशन की व्यवस्था की है। ऐसे कई कदम। अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस योजना में अब तक
2.25 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं। ऐसे ही घर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में नल और हर नल में जल। तो एक नए मंत्रालय का ही गठन कर दिया। यह लक्ष्य तो पिछली सरकारों ने भी निर्धारित किया था, लेकिन पिछली सरकारें इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा, नल के माध्यम से हम जल पहुंचाएंगे। और इसके तहत 25 करोड़ लोगों के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। कोशिश हम लोगों की यह है कि यह नल हर देश के हर घर तक पहुंच जाना चाहिए। यह हम लोगों की योजना है। हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। 3 करोड़ गरीब परिवारों के जो वरिष्ठ नागरिक थे, विधवाएं थी, दिव्यांगजन थे, उनको 1000 रुपये की राशि हमारी भारत सरकार ने दी है। मजदूरों की मजदूरी को सुनिश्चित किया है। इस लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ गरीबों के लिए अगले 3 महीने तक प्रति माह 5 किलो गेहूं, चावल और साथ ही में 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। और एक बहुत बड़ा काम जो किया है, पहले जो जिस राज्य में रहता था, जिस जिले में रहता था, उस गरीब के पास राशन कार्ड उस जिले का होता था। बाहर यदि जाकर यदि वो चला गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको रहना पड़ा मजदूरी करने के लिए ही अथवा कोई अन्य किसी दूसरे प्रकार का काम करने के लिए, तो उसको सस्ते दर पर राशन उपलब्ध नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने मुकम्मल व्यवस्था कर दी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। एक राष्ट्र में एक राशन कार्ड होगा। यानी हमारे उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि तमिलनाडु में यदि जाता है तो वहां भी यदि यह सस्ते दर पर यदि अनाज हासिल करना चाहता है तो हासिल कर सकता है। और इतना ही नहीं, आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है। स्वाभाविक है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, इसका बड़ा खामियाजा हमको न भुगतना पड़े, इसी दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने कर दी, ताकि हमारे देश में एक तो अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में न लड़खड़ाने पाए और साथ ही रोजगार का संकट भी हमारे देशवासियों के समक्ष पैदा न होने पाए। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की ये उन्होंने परिभाषा बदल दी और अलग से रोजगार के नए अवसर सृजित हों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ आगे बढ़े। इस सेक्टर के लिए केवल 3 लाख करोड़ की मुकम्मल व्यवस्था कर दी। 3 लाख करोड़, और यह 3 लाख करोड़ का ऋण बिना गारंटी के प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह हमारी सरकार ने की है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है। मेरे बहनों भाइयों, आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात कही है, एकाएक नहीं कही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भारत के अंदर उन्होंने प्रारंभ किया था। जो कुछ भी बनाना है भारत में बनाओ। विदेशी कंपनियां भी यदि कुछ बनाना चाहती हैं तो भारत में आकर बनाए। यह सिलसिला प्रारंभ किया था भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब जैसे हमारे पास इस समय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब रक्षा मंत्रालय में एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं,
रक्षा से जुड़े साजो सामान ऐसे होते हैं जो कि दुनिया के बराबर दूसरे देशों से हमको आयात करना पड़ता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि भाई लंबे समय तक यह भारत दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता रहे, अब यह चलेगा नहीं। भारत केवल एक आयात करने वाला देश, यानी केवल इंपोर्ट करने वाला यह देश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। केवल इंपोर्टिंग कंट्री नहीं, बल्कि भारत को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए। यह बात उन्होंने की और यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया। डिफेंस के लिए तो जिस रक्षा मंत्रालय की मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, पहले बहनों भाइयों 100 करोड़ 150 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। अब हमारा एक्सपोर्ट अधिक होने लगा है और 2024 आते आते हम लोगों ने तय किया है कि डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया। रक्षा से जुड़े कई ऐसे फैसले थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, 15-16 वर्षों से यह चर्चा चल रही थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए ताकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो, इनके बीच ज्वाइंटमैनशिप लाई जा सके। लेकिन यह काम हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार 2019 के बाद सरकार बनने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में फैसला कर दिया और आप लोगों को खुशी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वह आपके उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, जनरल बिपिन रावत जो बने हैं। बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ हमारा ये भारत आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा तेजी के साथ। और इसके साथ एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने बात कही है कि 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी उन्होंने कहा था 85% से अधिक वादों को उन्होंने पूरा किया है। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी मैं कहना चाहूंगा, उठाकर भी 2 साल का समय आपके पास बचा है, 1.5-2 साल का, आप देख लीजिएगा कोई भी वादा घोषणा पत्र का ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वादा पूरा न हो जाए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम जो एक किया है, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो भारत की राजनीति में थी, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। पहले नेताओं के बारे में और राजनीतिक पार्टियों के बारे में लोग कहते थे कि यह राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो जनता के साथ बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद अपने वादों को वह भूल जाती हैं। यानी नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था। लेकिन बहनों भाइयों, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है हमारी सरकार ने। यह कहते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। अब जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 आपको याद होगा, और बंशीधर जी भगत, आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं। 1952 में जब हम लोगों का घोषणा पत्र बना, उसमें भी धारा 370 की चर्चा हुई। बाद में जितने भी घोषणा पत्र बने, हर घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने कहा, जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय भी, हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 समाप्त करेंगे। लोग यह कहते थे कि साहब ये जनसंघ वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार जब चुनाव आता है तो धारा 370 की बात करने लगते हैं, केवल ये वोट हासिल करने के लिए या घोषणा पत्र में इसे शामिल करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जब आपने देखा कि हमारी सरकार बनी, हमको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ,
संसद में हमारी ऐसी स्थिति बन गई कि जो हमने वादा किया था उस वादे को पूरा करें, तो संसद में धारा 370 के संबंध में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्होंने प्रस्तुत किया बिल को, हमारा पास हो गया और धारा 370 समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त हो गई। अब धारा 370 से क्या क्या लाभ हुए हैं इसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, जब धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया, बहुत सारे सो कॉल्ड सेकुलर जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उन राजनीतिक पार्टियों ने कहना प्रारंभ किया कि साहब यह सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है मोदी जी की सरकार ने। यह आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया। यह आरोप लगाने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह पूछना चाहता हूं, 1976 में जिस समय आपातकाल था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन किया था, और उस समय भारत के संविधान के प्रियम्बुल यानी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म का यह शब्द उस समय डाला गया था। अरे भाई, जब यह सेकुलर शब्द जब वहां डाला गया था तो इसका मतलब यह है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां के अपना अलग से संविधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में सेकुलर इस शब्द की कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। सेकुलर शब्द जम्मू कश्मीर के संविधान में था ही नहीं। तो आरोप लगाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उस समय तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वही मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत हासिल था कांग्रेस को, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस समय यदि भारत के संविधान के प्रियम्बुल में आपने सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया, तो आपने जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द का उस समय उसको क्यों नहीं डाला? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। इस सवाल का बहनों भाइयों उनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई है कि अब जाकर जम्मू कश्मीर यह सेकुलर स्टेट बन पाया है। पहले सेकुलर स्टेट नहीं था। वहां के संविधान को यदि देखें तो इतने बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चुटकी बजाते हुए हमारी सरकार ने पास किया। इससे क्या क्या लाभ होंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के रहने वाले हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, स्वाभाविक रूप से उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसके पहले किस प्रकार की जलालत की जिंदगी उनको जीनी पड़ती थी, यह बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी सारे देश भर में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि साहब या भारत के रहने वाले माइनॉरिटीज की यह नागरिकता समाप्त करने की साजिश है। बहनों भाइयों, ऐसा काम हमारी सरकार नहीं कर सकती। यह कानून नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन केवल जानबूझकर गलतफहमी पैदा की गई। तलाक़े विद्दत, 3 तलाक, मुस्लिम बहनों का कितना उत्पीड़न होता था आप सबको भी जानकारी है। कोई कहता था इसको भारतीय जनता पार्टी टच नहीं कर सकती, बवाल हो जाएगा, क्या पैदा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने चुटकी बजाते हुए इस कानून की भी छुट्टी कर दी। इतने बड़े बड़े फैसले किए। राम जन्मभूमि के संबंध में जब हम लोग बोलते थे सार्वजनिक सभाओं में, तो उस समय भी लोग कहते थे, अरे साहब चुनाव आ गया इसलिए राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होता गया और इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने राम जन्मभूमि के बारे में फैसला दे दिया। बहनों भाइयों, अब अयोध्या की धरती पर जहां भगवान राम पैदा हुए थे, वहां पर अब भव्य राम मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब वहां राम मंदिर बनने का यह सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पिछले 6 वर्षों के अंदर इस हमारी सरकार ने किए। और जैसा मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है,
तो एक तो ताजा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। G7 देशों की बैठक में इस बार भारत को आमंत्रित किया गया है। तो बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, इसके आधार पर हमको अपना विश्वास भी पक्का करना है। संकल्प भी हमको लेना है कि हम एक सशक्त, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर हम भारत का निर्माण करेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को हम हासिल करके ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं अपना निवेदन समाप्त माननीय रक्षा मंत्री जी। आपने मोदी सरकार 2 की 1 वर्ष की उपलब्धियों को और राज्य सरकार की उपलब्धियों को उत्तराखंड की जनता के बीच में रखा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रीमान अजय भट्ट जी, सांसद नैनीताल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान मयंक गुप्ता जी जो इस वर्चुअल रैली के संयोजक हैं, वो रुड़की से जुड़े हैं, और आज यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान नरेश बंसल जी, श्रीमान विश्वास डाबर जी। आप दायित्वधारी हैं उत्तराखंड सरकार में, और इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारी आईटी की टीम से जुड़े हैं श्रीमान शेखर वर्मा जी, पारितोष बंगवाल जी, श्रीमान प्रभात जी। साथियों, वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। भारत आत्मनिर्भर बने, इसके संकल्प के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री। आप आएँ और प्रदेश की जनता से संकल्प करवाएं। आदरणीय निशंक जी। हमारा सौभाग्य है कि वीरभूमि उत्तराखंड की जन संवाद के मुख्य अतिथि जो भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिनके सानिध्य में हमने उत्तराखंड को पाया है। अब मुझे मालूम है कि जिन्होंने हर कदम पर उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था राज्य का, तो उस समय उत्तराखंड के बच्चे बच्चे के साथ खड़े होकर के जिस तरीके से तब भी मेरे उत्तराखंड का मान और सम्मान बढ़ाया और हमको संरक्षण दिया। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा भी आपके प्रति आभारी है, और हम भूल नहीं सकते हैं कि चाहे उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में आपका अहम पहल हो, और चाहे जब भी जिस पद पर आप रहे हैं, विभिन्न पदों पर, आपने हमेशा एक संरक्षक के नाते हम सब का मार्गदर्शन किया है। उत्तराखंड वासियों का, उत्तराखंड का चप्पा चप्पा आपने घूमा है। बच्चे बच्चे हर कार्यकर्ता तक आपकी हमेशा पहुंच रही है, और इसलिए आज इस उत्तराखंड जन संवाद रैली में हम आपका हृदय से गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली के प्रभारी यशस्वी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी उपस्थित हैं। जाजू जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड में एक के बाद एक अनेक जीतों को हासिल किया है।
और उनका हमको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वंशीधर भगत जी, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड में अनेक बार मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, आज प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हैं। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में एक के बाद एक अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो उसकी विकास की धुरी को और सशक्त और सबल करता है और नए उत्तराखंड के भविष्य को तय करता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान में पौड़ी के सांसद प्रिय तीरथ सिंह रावत जी, राज्यसभा में हमारे मित्र और राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख प्रिय अनिल बलूनी जी, आदरणीय मल्ला राज्य लक्ष्मी जी, आदरणीय अजय टमटा जी, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी, सभी सांसदगण, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, अजय कुमार जी, राजू भंडारी जी, कुलदीप जी और सभी पदाधिकारीगण, सभी जिलों से जुड़े और विभिन्न दायित्वधारी और कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, मैं समझता हूं कि आज जो मार्गदर्शन हमको मिला है श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे के पहले कार्यकाल के 5 वर्ष और उसके बाद ये जो 1 वर्ष का नया इतिहास देश में और पूरी दुनिया में रचा है, उसके बारे में बहुत ही प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन हमको मिला है। और किन विषम परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस नए भारत के निर्माण की परिकल्पना की है, संकल्प लिया है कि स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत हो, और उसका रास्ता भी दिया है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। और उस आत्मनिर्भर भारत की जो आधारशिला है, उसको अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो भी उसकी आधारशिला बन करके इस देश को पूरे विश्व के शिखर पर सशक्त तरीके से उभारने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, आज इस रैली में जबकि 1 वर्ष पूरा हुआ है और कोविड की इस कठिन परीक्षा की घड़ी में पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया संकट से होकर के गुजर रही है, ऐसे वक्त में आज हमारा देश सशक्त तरीके से खड़ा है। और श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और मुझे मालूम है कि उनका हमेशा सैनिकों के प्रति शुरू से ही, जब भी उन्होंने उत्तराखंड का प्रवास किया तो उत्तराखंड का एक चाहे एक परिवार से औसतन एक युवा भारत की सेना में प्रथम पंक्ति में अपनी कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहता है। उसकी माँ और बहनें 2 विदेशी सीमाओं पर देशभक्ति का अन्य प्रमाण देती हैं। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो उत्तराखंड में 4 धाम के बाद 5वां धाम सैनिक धाम है, और उस सैनिक धाम को जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री जी संजो रहे हैं, संवार रहे हैं, हम एक बार हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आज हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, तो मैं आप सभी से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अपना दाहिना हाथ आगे, सीधे दाहिना हाथ आगे करेंगे और संकल्प लेंगे। मैं संकल्प को इधर से कहूँगा, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के संकल्प को दोहराएंगे। जो भी प्रदेश के सभी विभिन्न क्षेत्रों को मैं देख रहा हूँ, जो लोग भी जहाँ जहाँ हैं वो भी खड़े हो जाएं, वो खड़े होकर के वो संकल्प लें, एक साथ मेरे साथ दोहराएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के समतामूलक समाज के निर्माण
सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादकों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा और यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के विधिवत समापन के लिए और धन्यवाद अर्चन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत जी को। आप मंच पर आए और विधिवत रूप से कार्यक्रम आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। धन्यवाद। बंशीधर भगत जी को आप मंच पर आए और विधिवत रूप से कार्यक्रम आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। धन्यवाद। बंशीधर भगत जी को आप मंच पर आए और विधिवत रूप से कार्यक्रम आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा। हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि बहुत ही यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे मंच पर विराजमान प्रदेश के प्रभारी, दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारे उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंच पर विराजमान अनिल बलूनी जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और मीडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं, और सभी मंच पर विराजमान सांसदगण, यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और सांसद तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ आए हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मित्रों, बहुत मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। उनका कोई आज का रिश्ता न मुझसे है न उत्तराखंड से। सही बात तो यह है कि केंद्र में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर हमको प्रदेश दिया तो उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पास करके और कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बनाने में समर्थन देने वाले राजनाथ सिंह जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उत्तराखंड के साथ रहे हैं। आज बहुत ही विस्तार से उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों की चर्चा की, माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कार्यों की चर्चा की। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर उत्तराखंड के लोगों को और बल्कि भारत के लोगों को समय देकर आज उन्होंने संबोधित किया। मैं हृदय से उनको धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इसी के साथ इस वर्चुअल रैली के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।